स्वागत पाकिस्तान टुनाइट पे डीके के साथ दानिश काजी आपके साथ एक दफा फिर हाजिर है। और हम आज दोबारा आरिफ सिद्दीकी भाई के साथ हैं। और आपको पता है जैसे कि आरिफ सिद्दीकी भाई फॉर्मर एमपी हैं। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है दानिश भाई, आप खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का करम है सर। सर, जैसे कि हमने बात की कि इस वक्त आपको पता है कि मुल्क के अंदर सियासी दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हुआ है। और इस वक्त और आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता है तो कराची वालों को किसी न किसी शक्ल में उसमें कुर्बानी देनी पड़ जाती है। चाहे वो 1900 वो फातिमा जिन्ना के इलेक्शंस हो, चाहे वो 88 हो, 90 हो, 12 मई हो, और अब रिसेंटली जो एक नई तहरीक स्टार्ट हुई जिसको पीडीएम कहते हैं, उन्होंने भी जब जलसा कराची के अंदर 18 अक्टूबर को किया तो उसका महवर सिर्फ और सिर्फ मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उनको तैयार करके लाया गया है कि आप कराची के ऊपर जितनी हर्जा सराई कर सकते हैं करें। उसी के अंदर महमूद खान अचकजई ने एक स्टेटमेंट दिया जिसपे कराची के लोगों ने, शहरी सिंध के लोगों ने और बल्कि पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ज्यादा एतराज किया। आज हम उस पर बात करेंगे। आरिफ भाई की स्पेशलिटी ये है कि ये हिस्टोरियन है, रिसर्चर है, और इनसे बेहतर कौन हो सकता है हमें बताने के लिए कि उर्दू का पाकिस्तान बनाने में क्या किरदार था। आरिफ भाई, सबसे पहला सवाल, मेरी आपसे अचकजई। मेरी आपसे गुजारिश है कि जी अच्छा सर। सही, आपने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट आप रिपीट कर दें ताकि कौम की नजरों में आ जाए कि स्टेटमेंट दिया अच्छा सर, मैं एक सेकंड निकालता हूँ। एक मिनट सर। कुरान करीम की आयत रोशनी में भी सिंधी का है। पाकिस्तान का आईन भी यही कहता है। हम सिर्फ ये बलोच, क्या गरीब बलोच, क्या लड़ाई उसकी। हम पश्तून बलोच अपनी तमाम गलत मर्दशुमारी बलूचिस्तान में अगर आप इकट्ठे कर ले, हमारी आबादी पंजाब के एक जिले के बराबर है, लिख ले। और यहाँ रहने वाले अफवाम और अवाम के जबानों का एहतराम हो, पश्तो का एहतराम हो, बलोची का एहतराम हो, मरावी का एहतराम हो, सिंधी का तो है, सिंधी तो यहाँ की कौमी जुबान है। उर्दू उर्दू लंगा फ्रांका है, लेकिन हमारी अपनी जुबान नहीं है। हम पाकिस्तान के। जी सर, ये वो जुमला है जिसके ऊपर कराची वालों ने सख्त एतराज किया है। और मैं इसी जुमले से खास तौर पे जो आखिरी जो उनका जुमला था उस पर बात शुरू करूंगा, और फिर हम उसको स्ट्रक्चर करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा हिस्टोरिकली समझ में आ सके कि अचकजई साहब गलत क्यों थे। अरे भाई, सबसे पहले ये बताएं कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया, लैंगुआ फ्रैंका। जी। थोड़ा बैकग्राउंड दें, क्योंकि अक्सर लोगों को समझ में नहीं आया था जब ये वर्ड पहली दफा इस्तेमाल हुआ। और लोग कह रहे थे, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, ही फैक्ट है। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? देखिए, बात यह है कि दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं। एक होता है डायस्पोरा, एक कहलाता है डायस्पोरा कम्युनिटीज। ठीक है। ठीक है। डायस्पोरा कम्युनिटी क्या होता है कि मुख्तलिफ छोटी छोटी कम्युनिटीज जो है, जब कोई मुल्क बनाने की फॉर्मेशन की तरफ कोई बात चलती है तो फिर ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें रिलेटेड है पॉपुलेशन के साथ। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक इसी है। वजह से अगर आप मिसाल के तौर पे मुल्क हासिल करना चाहते हैं तो आप यानी मुल्कों को बनाने की जो करेंसी है वो आवाम है, पॉपुलेशन। अच्छा, अब जब तक आप वो सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप सेल्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की फॉर्मेशन में नहीं जा सकते। तो इंटरनेशनल क्राइटेरिया उस पर यह है कि जब आप कोई कंट्री फॉर्म करने जाते हैं, जैसे पाकिस्तान बनने जा रहा था, तो पाकिस्तान को बर्रे सगीर की कुल आबादी का 27% चाहिए था मौजूदा पाकिस्तान के जोग्राफिया में। तो वो 27% जो आबादी थी वो जब तक यहाँ पर मौजूद ना होती, वैसे तो टोटल 33% पॉपुलेशन थी बर्रे सगीर में। उस वक्त 30 करोड़ की आबादी थी, 10 करोड़ मुसलमान थे, इस वक्त 33%। मगर पाकिस्तान के जोग्राफिया में उसका 27% रिक्वायर्ड था। तो अब यहाँ पर उस वक्त 1941 के सेंसस के मुताबिक मगरबी पाकिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख की आबादी थी मुसलमानों की, और मशरकी पाकिस्तान में 3.25 की। तो
इन दोनों को मिलाने के बाद वो 27% पूरा करने के लिए आपको ऑलमोस्ट जो है वो 2,20,00,000 का जो शॉर्टफॉल था वो पूरा करना। तो वो 2,20,00,000 अफराद का शॉर्टफॉल वो सिर्फ एक ही सूरत में पूरा हो सकता था कि वहां से महाजरों को हिजरत कराई जाए। तो ये महाजरों को हिजरत कराने के लिए तो यहाँ की जो कम्युनिटीज थी इन सबको एज ए डायस्पोरा कम्युनिटीज के तौर पे लिया गया, और महाजर क्योंकि उनकी मादरी जुबान उर्दू थी उनसे कहा गया कि 2,20,00,000 हिजरत करके आ रहे हैं, जबकि यहाँ की एक्चुअल पॉपुलेशन 1,70,00,000 थी। तो इन अदर वर्ड्स महाजर मेजोरिटी की सूरत में यहाँ आ रहे थे पाकिस्तान के जोग्राफिया में, उसमें से मशरक़ी पाकिस्तान में आ गए, कुछ यहाँ आ गए। तो वो जो 1955 का जो क़याम हुआ था 1 यूनिट का, वो क़याम 1 यूनिट का हुआ ही इसलिए था कि दोनों पॉपुलेशन को एक जगह किया जाए। अच्छा, अब दोनों पॉपुलेशन को एक जगह तो कर दिया, अब उसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि कॉन्स्टिट्यूशन वाइज इक्वल राइट होते हैं। तो मशरक़ी पाकिस्तान की जो आबादी थी वो 54% थी, तो बोला कि भाई पॉपुलेशन तो ज्यादा है, तो अब ये मगरबी पाकिस्तान को इक्वल कैसे कर सकते हैं। तो फिर पैरिटी का कानून जो है नाफिज किया गया, यानी दोनों को इक्वल राइट दिए गए। तो ये जो लैंग्वा फरिंका की जरूरत थी वो इसलिए थी कि जब कोई मुल्क बनता है तो उस मुल्क को बनाने के लिए लैंग्वेज की जरूरत होती है, रिलीजन की नहीं। ये जरा बात समझने वाली है। ठीक है, आप मदर टंग क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो आपको पंजाबी, सिंधी, बलोची सबकी डेफिनेशन मिलेगी, मगर जहां उर्दू की या हिंदुस्तानी के डिफाइन किया गया है कि हिंदुस्तानी के साथ साथ बिहारी और प्लस उसके साथ इफ अ पर्सन इज मुस्लिम, यानी इफ अ पर्सन इज मुस्लिम की कंडीशन अगर किसी के साथ लगी है तो वो सिर्फ और सिर्फ महाजिरों के साथ लगी है, उर्दू स्पीकिंग के साथ। ये ना इसकी वजह क्या? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ताकि बात समझ में आए। ठीक है, हाँ, ताकि बात समझ में आ जाए। या फिर यहाँ से जो हिंदू जा रहे थे कि उनकी हिंदी के साथ लगी हुई थी, क्योंकि नेशन बनने जा रही थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। नेशन की डेफिनेशन में जो क्राइटेरिया है, नेशन वो कहलाती है जो जिसको उर्दू मतलब उस जिसके ऊपर आप को ये मतलब लैंग्वेज की बुनियाद पर बनती है। मैं मिसाल के तौर पे कायदे आज़म का एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। असल में हमारी हिस्ट्री में अंदर इतनी हौच पौच है कि बेचारे जो हमारे यंग बच्चे हैं तालिब इल्म में उनको पता नहीं। अब जैसे सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि साहब 1940 के रेजोल्यूशन से कहानी शुरू हुई पाकिस्तान की। एक्चुअली अक्टूबर 1937 में सबसे पहले लखनऊ सेशन हुआ, जहां पर सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से एक म्यूचुअल रेजोल्यूशन साइन हुआ। दैट वाज अक्टूबर 1937 इन लखनऊ। अब इसके फौरन बाद 1938 में कायदे आज़म यहाँ कराची आते हैं और 2 नेशन थ्योरी का जो रेजोल्यूशन है वो अडॉप्ट किया जाता है। अच्छा, अब वो जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है तो वो ये अक्टूबर 1938 की बात है। तो इसमें 2 नेशन इसमें रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द प्रोविंशियल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस held at Karachi in October 1938 adopting the 2 nation theory। अब यहाँ कायदे आज़म अपना बात कर रहे हैं, we are a nation with our distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, name and nomenclature, sense of values and proportion। क्या है sense of values and proportion? ये proportion क्या है? ये वो पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, कस्टम एंड कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस। इन शॉर्ट, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ एंड ऑफ लाइफ। बाय ऑल ऑफ इंटरनेशनल लॉज वी आर आवर नेशन। अब यहाँ कहीं कायदे आज़म ने रिलीजन का जिक्र किया तो बताइए? नहीं। क्यों? कि इंटरनेशनल लॉज के अंदर जो है वो रिलीजन का कहीं जिक्र ही नहीं है नेशन के अंदर। तो नेशन बनाने के लिए जब रिलीजन का नहीं है आपके पास तो फिर आप कैसे नेशन बनाते? तो मैं इसलिए आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान बनाने की फाउंडेशन जो रखी गई थी वो पाकिस्तान बनाने से 101 साल पहले रखी गई थी, यानी 1846 में। 1846 में सबसे पहले
बनारस की अदालत में उर्दू के अंदर फैसला आया केस का। उस वक्त के जो जज थे उनका नाम था शेक्सपियर, कमिश्नर थे। तो नेशनल लैंग्वेज के लिए ये जरूरी है कि वो जो है वो अदालत की जुबान हो। तो उर्दू को सबसे पहले बनारस की अदालत में 1846 में नाफिज किया गया। सर सैयद अहमद खान उस वक्त थे, तो उन्होंने उसको केस को प्लीड किया था, और यहाँ से हिंदी और उर्दू का जो डिस्प्यूट शुरू हुआ। मगर क्योंकि पाकिस्तान का कयाम इस बात को साबित कर रहा है कि लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर नेशन पूरी होनी थी। जब इंडिया की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनों आप देखेंगे तो उसमें आपको साफ नजर आ जाएगा कि साहब ये उर्दू का जो फॉर्मेशन ऑफ जो कंट्री बनने जा रही थी, तो उसमें उस वक्त ये पंजाबियों ने, बंगालियों ने, सिंधियों ने, पठानों ने, सबने एक्सेप्ट किया था उस वक्त। अब ये लैंग्वा फ्रेंका की आपने बात की, तो ये लैंग्वा फ्रेंका हमने नहीं अडॉप्ट की, आपने हमको अडॉप्ट किया। हमने नहीं किया आपको अडॉप्ट। तो पहले तो ये क्लियर कर ले आप कि आया महाजरों ने आपको अडॉप्ट किया या आपने महाजरों को अडॉप्ट किया। दूसरी बात बताता हूँ, स्ट्रेंज जनाबे वाला पाकिस्तान तो बना 1947 में, ठीक है, यानी उसकी बाउंड्रीज आपको हुई है। मगर आपकी इतला के लिए महाजरों को जो सिटीजनशिप मिली है ना, वो मिली है 1 अप्रैल 1937 से, यानी पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले पाकिस्तान की। अच्छा जी, पाकिस्तान। सवाल ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया इसको चेंज करने के लिए, इसलिए कि वो आबादी को एक जगह करना था ना। पहले तो महाजरों को राजी करना था, इनको भैया सिटीजनशिप दो। तो वो जो एविक्यू प्रॉपर्टी का जो सारा केस चला है, वो तो 1937 से शुरू हुआ है ना। राउंड टेबल जैसी खत्म हुई है तो उसके बाद ये सारी कहानी शुरू हो गई। तो अब ये कहना कि साहब नहीं ऐसा नहीं है, तो भाईजान इतनी बात समझ लो कि महाजरों ने जो कुर्बानी दी थी आप लोगों के लिए, इसलिए कि आप मुसलमान भाई थे। अब सिंधियों का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लो कि वहां 70% जो है मुसलमान था, मगर वो 25% हिंदू जो है वो राज कर रहा था। और वो एक्चुअली सिंध को 2 हिस्से में तकसीम करने जा रहा था। अगर महाजिर हिजरत नहीं करते तो सिंध ऐसे ही तकसीम हो जाता जैसे बंगाल या पंजाब। अब यही सूरत हाल जो आपके पंजाब की थी। पंजाब का आप रिकॉर्ड उठा करके देखें, अभी सरदार अजीज साहब का इंटरव्यू है जो कैपिटल हामिद मीर साहब ने लिया, उसमें आप सुन लीजिए। उनकी किताब भी है द ड्रीम्स एंड रियलिटीज, तो उनकी किताब में भी सारा कुछ लिखा है। उनकी किताब के हवाले से भी मैं कुछ आपको बयान कर देता हूँ। तो कहने का मकसद क्या है, उसमें वाज़ेह तौर से ये कहा गया है कि साहब उस वक्त पंजाब में ये सूरत हाल थी कि पूरी अनारकली में सिर्फ 2 मुसलमानों की जो थी दुकानें थी और बाकी सब सिखों और हिंदुओं के पास थी। यही फिर उन्होंने कहा, फैसलाबाद में जलसा हुआ जब कायदे आजम आए, तो कायदे आजम ने उस वक्त ये पूछा अपने जलसे में कि आप ये बताओ कि भाई आप में से कितने अफराद जो हैं वो हिंदुओं के कर्जदार हैं, मनी लेंडर्स के। तो उस जलसे में 80% अफराद ने अपने हाथ ऊपर उठाए। और सरताज अजीज का ये इंटरव्यू आप देख लें, तो 14 अगस्त 2013 तो कैपिटल टॉक में दिया है, तो उसमें भी उसकी तस्दीक की गई है। मेरे पास भी इसके शवाहिद मौजूद हैं। न सिर्फ ये जो मनी दी जाती थी ना दानिश भाई, वो 2% इंटरेस्ट रेट होता था उसका, 2% पर मंथ, यानी 24% इंटरेस्ट होता था पर ईयर। अच्छा, उसमें फिर कंपाउंड लगता था। तो नतीजा क्या होता था, वो सारी प्रॉपर्टीज हाथ से निकल जाती थी। तो वो इसी तरीके से पंजाब की यही सूरत हाल थी, यही सिंध की सूरत हाल थी, यही सूबा सरहद की सूरत हाल थी। तो भाईजान अगर ये लैंग्वा फ्रेंका, आखिर कोई ना कोई मजबूरी तो होगी। आपने ये लैंग्वा फ्रेंका का लफ्ज इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली मैं श्योर हूं अचकजई साहब से कि उनको फिर नेशन की डेफिनेशन का ही पता होगा। 2 ही सूरतें, या तो आपको नेशन का पता है या आपने मेरा ये 2012 का मजमून है कि महाजिर इज अ नेशन नॉट अ कम्युनिटी, तो या तो आपने यहां से पढ़ लिया मेरे आर्टिकल से। अचकजई साहब अब आप बेहतर बता दिए। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, ये डायस्पोरा कम्युनिटीज, ये सामने इधर जहाँ मेरी उंगली रखी है। और दूसरा ये देखिए आप, ये तो लैंग्वा फ्रेंका। तो ये लैंग्वा फ्रेंका जो है ये एक प्रोविजन दिया आपको नेशन बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन में। अब अगर उस वक्त हम मना करें, अजीज की वो क्लिप है, अगर आप चाहें तो मैं सुना सकता हूँ जो उन्होंने 13, मैं सुना दूं अगर आप बोले तो। उन्होंने इंटरव्यू दिया है हामिद मीर को अगस्त 14, 2013 में। तो मैं आपको उसकी
क्लिप सुना देता हूँ ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि हम ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। सरताज अजीज जो हैं, जब पाकिस्तान बना 18 साल के थे और वो कायद-ए-आज़म के साथ तहरीके पाकिस्तान की आज़ादी में इन्वॉल्व थे। सुने वो 14 अगस्त 2013 को क्या कहते हैं, गौर से सुनिएगा। कि आप में से कितने लोगों ने हिंदू बनिया का कर्जा देना है, तो 80% हैंड्स विल गो अप, क्योंकि बैंकिंग थी नहीं और 2% माहवार पे वो कर्जे देते थे और पंजाब की 60% जमीन बनिया के हाथ को खो चुकी थी। तो वो जो मैसेज था हमारा कि ये जो आपकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, क्योंकि मुसलमान तो बहुत बैकवर्ड थे, अनारकली लाहौर मुसलमानों का शहर था, अनारकली में मुसलमानों की सिर्फ 2 दुकानें थी, बाकी सब हिंदू सिखों की थी। ये जो पैगाम था इकोनॉमिक एमेंसिपेशन का, तो आरिफ भाई ने जो भी पॉइंट बोला है, हमने आपको उसका वैलिडेशन कर दी है। सरताज अजीज कहीं से भी महाजिर नहीं है, ये इनका ताल्लुक जो है वो पंजाब से है और इन्होंने अपने ये प्रोग्राम 14 अगस्त 2013 को कैपिटल टॉक में हामिद मीर के साथ किया था और उन्होंने एग्जैक्टली वो बात जो आरिफ भाई ने कही है कि वो सुना दी है। प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोग कोई लाइव चैनल तो चलाते नहीं है, वो अपने रिसोर्स से चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो प्लीज apologize on the ad hocism. जी आरिफ भाई, प्लीज कंटिन्यू। तो ये वो सरताज अजीज साहब की किताब है। ये किताब आप लो और इसको मेरे ख्याल से अभी तो थोड़ा करीब करके दिखा देंगे, कैमरे के थोड़ा सा करीब करके दिखा देंगे किताब को। जी, ये किताब पढ़ने आपको जो इस वक्त किसी भी किस्म के कंफ्यूजन में ये किताब मौजूद है, इसमें पढ़ लें। इसमें मजीद जो बातें हम कह रहे हैं वो लिखी हुई है। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं कि सरताज अजीज जो थे वो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में कायद-ए-आज़म के साथ शाना बशाना थे। 18 साल की उम्र के थे जब पाकिस्तान बना था, मुस्लिम लीग के मेंबर थे और सबसे बड़ी बात है महाजिर नहीं थे। ये इसका वो नंबर ISPN नंबर भी है, मैं बता देता हूं। ये अच्छा, 97 जी अरे भाई, एक सवाल अब ये बनता है इस पे कि इस मौके पे अचकज़ई को अच्छा थोड़ा सा, अगर आप, चूंकि आप खुद पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, जी थोड़ा सा अचकज़ई का बैकग्राउंड बताएंगे इससे पहले मैं अपना अगला सवाल पूछूं। आपके ख्याल में अचकज़ई का क्या रोल है? मतलब ये पाकिस्तान को खुलेआम असेंबली में खड़े होकर भी कोसते हैं, पाकिस्तान के इदारों को भी कोसते हैं, क्या वजह है आपके ख्याल में कि इनको बर्दाश्त किया जाता है, या इस तरह के क्यों है? क्या वजह है, इतने नाराज क्यों रहते हैं पाकिस्तान से? देखिए, जो मुझे नजर आता है कि अचकज़ई साहब की ये जो कराची में सबसे पहली बात तो ये है कि जलसे का करना, तो और यहाँ आन करके मजे की बात ये कराची में जलसा हो रहा है और जो महाजिरों का शहर है और उस महाजिरों के शहर में इस जलसे में किसी महाजिर को नहीं बुलाया जाता। मैं कहता हूँ चलो आपने MKM वालों को नहीं बुलाया, फाइन भैया, जो पीपल्स पार्टी में महाजिर हैं या मुस्लिम लीग में महाजिर हैं, कम से कम उन महाजिरों को ही बुला लेते कि अगर आपके पास कोई इक्का दुक्का है कि भैया तुम स्टेज पे आ जाओ। कहने का मकसद मेरा ये है, महाजिरों को इस बात को समझना है कि भाईजान आपकी नफरत की जो इंतहा है ना आपसे, हेट्रेड, वो क्यों है, इस बात को समझना है। आप इस बात को जब तक नहीं समझोगे तो उस वक्त तक ये जागीरदार जो है ये इसी तरीके से आप पर हुकूमत करते रहेंगे। वजह क्या है कि इनको जैसे पाकिस्तान हमने बनाया था मुसलमानों के लिए, तो जो गरीब मुसलमान था, जैसे कायद-ए-आज़म की इसी जो सरताज अजीज का इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में और इस किताब में भी लिखा कि ये कहा कायद-ए-आज़म ने कि भाई ये जो जागीरदार या ये बिजनेस क्लास आज हमारे साथ आ रही है, 1937 में नहीं थी, मतलब कोई वोट नहीं देता था मुस्लिम लीग को, आज अगर 1946 में हमारे साथ आ रही है तो वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको अपनी जो जायदादें हैं वो अपने मुफाद के चक्कर में आ रहे हैं, वो मुसलमानों की फलाह महमूद की सोच लेकर के नहीं आ रहे, वो अपने सर्वाइवल अपने आप को लास्ट करने के लिए आ रहे हैं। और वो बातें आज साबित हो रही है सारी की सारी, क्योंकि अगर उन गरीब पंजाबियों के लिए या गरीब सिंधियों के लिए या गरीब पठानों के लिए या गरीब बलोचों के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान का क़याम हुआ था, अगर उस तरीके से इन चीज़ों को लिया जाता तो आज ये गरीबों का ये हाल थोड़ी होता। यहाँ तो सिर्फ वो सरमायादार जागीरदार और जो अपना सरदार है वो मौज मेले कर रहा है ना, गरीब आदमी के पास की रोटी खाने को नहीं है। हालांकि सूरत हाल आ गई थी, इनके अपने पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे। मैंने आपको पिछले आपने में बताया था कि उन्होंने रिसर्च में बताया कि दक्कन के मुसलमान कम से कम दिन में लंदन के मुसलमान नहीं जी सॉरी लंदन के लोगों के पास खाने को रोटी और वो
मटन मिलती थी। सिंध का जो मुसलमान था जिम्मेदार, उसके पास एक वक्त की रोटी खाने को नहीं थी। ज्वार की रोटी नहीं थे। हाँ, सूखी ज्वार की रोटी खाता था। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके पास दवाई के पैसे नहीं होते थे। किसी की मौत हो जाए तो उसके कफन के पैसे नहीं होते थे। और हकीकत यह है कि सिंध का मुसलमान जमींदार भिखारी बन गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्होंने सिंध की जो बॉम्बे से अलहदगी की पिटीशन दाखिल की है, ये उसका हिस्सा है। मैंने पेज नंबर वगैरह सब आपको लिखा है, फिर चाहिए तो फिर दे देता आपको, कोई मसला नहीं। तो मेरा क्वेश्चन, मैं इसको एक मिनट जी जी देखिए कि लंदन की देखिए, जब 14 मई 2006 को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ लंदन में, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां गई थी, ठीक। तो उस वक्त भी आपने देखा कि कोई महाजिर वहां इनवाइटेड नहीं था। और न सिर्फ ये, बल्कि ये कहा गया कि साहब किसी भी सूरत में ना तो कोई एमकेएम से या महाजिरों से कोई बात करेगा और ना ही उनके साथ किसी किस्म का कोई जो है वो सेटलमेंट होगा, ठीक है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ये आप एपीसी, ये जो 12 मई के बाद एपीसी लंदन में हुई थी उसकी बात है, जो 12 मई के बाद एपीसी लंदन में की बात कर रहे हैं आप? जी जी सर, ये 14 मई 2006 की बात है। 2006, सही, ओके, ठीक है जी। चार्टर ऑफ नहीं सॉरी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो लंदन की जो एपीसी हुई थी सर, वो हुई थी शायद वो 7 और 8 जुलाई 2007 को हुई थी। जी 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 बिल्कुल जी। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 14 मई 2006 को साइन हुआ था। जी तो जी। बात यह है कि वहां बाकायदा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था जिसमें लिखा था कि हमने महाजिरों के साथ बैठ करके मुज़ाकरात नहीं करने। तो आज ये जो जलसा हुआ है 18 तारीख को, इसने इस बात पर मोहर लगा दी है, क्योंकि इस जलसे में किसी महाजिर को नहीं इनवाइट किया गया, भाई एमक्यूएम को नहीं किया ना, सही आपकी अपनी पार्टी में जो छोटे मोटे अगर कोई एक आध कारकुन महाजिर था उसी को बुलवा लेते। अच्छा, मेरी रिपोर्ट आरिफ भाई ये है कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद भाई को बुलाया गया था, मगर उन्होंने शायद माजरत कर ली। और एक रिपोर्ट और भी है कि एक और मुहाजिर लीडर, में नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि उनको जलसे में इनविटेशन मिल जाए, मगर मिला नहीं उनको किसी वजूहत की वजह से। मुस्लिम लीग की तरफ से अपोजिशन काफी थी उनके लिए, और बाकी ऑफ कोर्स किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया। बल्कि एक पॉइंट आपकी बात पे कि जो रेजोल्यूशन पास की गई पीडीएम की, उसमें एक नकात भी जो है वो कराची के ऊपर नहीं है। तो ये पीडीएम की रैली जो कराची में हुई है, बिल्कुल वजह समझ में नहीं आती कि इसका कराची से क्या ताल्लुक था और ये क्यों कराची में कराई गई। बल्कि कराची के अंदर ला के अब्दुल मालिक बलोच, अताउल्ला मैंगल, अचकजई, बिलावल भुट्टो, इन्होंने कराची के अवाम की जैसे कहते हैं ना ख्वाहिशों के खिलाफ बात की, यानी कि सूबे के खिलाफ भी बात की। अरे भाई, आपको क्या लगता है कि सर एक थोड़ा सा और है क्या, तो अब ये जो लंदन की जो अपना एपीसी हुई थी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इसमें 37 जमातें शामिल थी, और उस 37 जमातों के अंदर आपकी आज की मौजूदा पीटीआई भी शामिल थी। तो हमारे खिलाफ जो इत्तेहाद किया गया, उस इत्तेहाद में कोई भी पाकिस्तान की ऐसी ना तो सियासी पार्टी और ना ही जो पॉलिटिकल पार्टी, सारी पार्टियों ने मुत्तफिक होकर के आपके खिलाफ फैसला किया, रेजोल्यूशन पास किया जी। मुहाजिरों को बात समझनी चाहिए। और इसी तरीके से यानी 37 पार्टी हैं उस वक्त थी एपीसी के ऊपर, और फिर उसके बाद ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब 14 मई 2006 को साइन हुआ, तो उसके ऊपर आप उठा के देख लें। आज पीडीएम में 11 सियासी और दीनी जमातें मौजूद हैं, आप देख लीजिए उठा करके कि आपसे वोट मांगने तो सब आ जाते हैं जी, भाईजान आ जाओ, हमको सपोर्ट करो, हैं, हम मुल्क के खैरख्वाह हैं। मगर हकीकत क्या है, ये बात महाजिरों को और पाकिस्तान के गरीबों को समझ नहीं होगी। वजह क्या है कि एमकेएम वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी जो गरीबों को और पढ़े लिखों को फ्री टिकट देती थी, पैसे नहीं लेती थी। तो ये सारे के सारे आपका पूरा जो सिस्टम है, इन जागीरदारों सरमायादारों के सिस्टम के खिलाफ आप फाइट कर रहे हो। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। काश अगर ये बात आप लोगों की समझ में आ जाती कि जिस तरीके से कराची से एमकेएम की नुमाइंदगी निकली, इसी तरीके से आप पंजाब से निकाल लेते, इसी तरीके से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से निकाल लेते, तो
आज सिनारियो मुख्तलिफ होता। ये जो आपके ऊपर से चढ़ाई करके बैठे ना, तो आप इनके ऊपर चढ़ाई करके बैठे होते, ये जो पैसा आपका लूट करके लेगा बाहर, ये नहीं जाता। तो आज आपके बच्चों को कम से कम आसाइशें मिलती, तालीम मिलती, हेल्थ मिलती, खाने को रोटी मिलती। तो आपने तो खुद अपने आप को प्रॉब्लम में डाला ना भाई। तो अब ये जो लैंग्वा फ्रैंका की बात है, मैं उस तरफ आ जाता हूँ कि भाईजान, ये लैंग्वा फ्रैंका अचकजई साहब आपकी मजबूरी थी। अगर आप ये लैंग्वा फ्रैंका नहीं अडॉप्ट करते तो आपके ऊपर फिर कोई रंजीत सिंह एक दफा दोबारा आन करके सवार हो जाता। तो हमने तो आपको हिंदुओं से बचाया, रंजीत सिंह जैसे जो गवर्नर आपके ऊपर रूल करके गए ऐसे लोगों से बचाया, और उसके ऊपर आप ये चाह रहे हो क्योंकि अब आपको ये नजर आ रहा है कि दोबारा से जो गरीब है वो कहीं मुत्तहिद ना हो जाए, तो आपकी ख्वाहिश क्या है कि किसी तरीके से पठानों को महाजिर को लड़वा दो। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी वाले चाह रहे हैं कि सिंधी और जो है महाजिर आपस में लड़ जाए। ये सब एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश हो रही। क्यों? कि नजर आ रहा है कि हिस्ट्री के बाब जब खोले जा रहे हैं ना, अब रियल हिस्ट्री सामने आ रही है। अभी तक तो मीडिया इनकी जुबान बोल रहा था, जो ये बोलते थे वो चलता था। अब कल की बात है, वो जुल्फिकार मिर्जा कहते थे महाजिर पड़ नंगे भूखे थे। मैंने तो आपका डॉक्यूमेंट आपके सामने रख दिया। अरे भाई, हम अगर नंगे भूखे थे तो हमारे पास 29 सीटें थी यूपी में, आपके पास क्यों नहीं थी? बात ये, जो यहाँ सिंधी हुकूमत कर रहा था 25% होकर के और राज कर रहा था सिंध में, और आप लोगों को गुलाम बनाया हुआ था। हमारी यही पोजीशन यूपी में थी, हम राज कर रहे थे वहां, जैसे यहाँ हिंदू कर रहा था। 29 सीटें थी हमारे पास, जमीन हमारे पास, स्कूल कॉलेजेस ये हमारे पास थे, एजुकेशन हमारे पास थी। हमने तो आपके लिए कुर्बानी दी, मगर बजाय आप उस बात को समझते, आप समझे नहीं। और फिर दूसरा ये भी हुआ कि अब जैसे कोटा सिस्टम लगाया तो वो रही सही भुट्टो साहब ने कसर खत्म कर दी कि साहब वो रूरल एरिया को साहब जो है वो एनहांस करना है। अब अगर रूरल एरिया को तरक्की देनी थी तो भाईजान, ये तरक्की क्या सूबा पंजाब, सूबा सरहद, सूबा बलूचिस्तान के क्या अंदरून शहर में गांव देहातों में रहने वाले क्या उन गरीब अफराद के लिए नहीं थी? उनका भी हक था, नहीं था, मगर ऐसा नहीं किया आपने। क्यों? अरे भाई, टॉपिक पे जैसे कि हम अचकजई की स्टेटमेंट में बात कर रहे थे, जी जी जी, तो आपके ख्याल में, चूंकि आप कानूनदान भी रह चुके हैं, आपको कानून का भी पता है, और आर्टिकल 251 क्लियरली बोलता है कि उर्दू जबान जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है। तो और अचकजई का जो जुमला है इसमें कि हमारी जबान नहीं है, तो जो 2 या 3 करारदादें पास की गई, जैसे एमक्यूएम से करारदाद पास की गई, पीटीआई ने करारदाद पास की सिंध असेंबली में, फिर एमक्यूएम ने नेशनल असेंबली में भी पास की, एमक्यूएम ने नेशनल असेंबली में आर्टिकल 251 को भी रिफर किया। तो आप मुझे बताएं कि इस जुमले के बाद या इस स्टेटमेंट के बाद, कायद-ए-आज़म के मजार के साए में खड़े होकर स्टेटमेंट अचकजई ने दिया है, क्या उसके बाद कोई फौजदारी का मुकदमा या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती? जैसे कि कराची में हमने देखा कि फौरन एक एक्शन लेके एक पॉलिटिशियन को अरेस्ट तो कर लिया गया, मगर क्या अचकजई के इस बयान पे उनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा या कोई और किस्म का आईनी मुकदमा या कोई कानूनी मुकदमा या कोई सुमोटो का जवाब नहीं बनता आपके ख्याल में? देखिए, अचकजई ने 2 बातें इसके अंदर जी। एक तो जब सुप्रीम कोर्ट ये अपना फैसला दे चुकी है कि उर्दू को आपने इन्फोर्स करना है एज ए नेशनल लैंग्वेज, ठीक जी, जब इस पे ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2015 का, जी, तो सबसे पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है अचकजई साहब के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि वो सुओ मोटो एक्शन ले अचकजई साहब के खिलाफ कि भैया तुमने ये किया है, तो लिहाजा तुम्हारे पास ये चार्ज तुम पे लगा है, अब तुम इसको साबित करो। अब जरा जहन में क्या चल रहा है अचकजई साहब के, ये भी हमको थॉट प्रोसेस में लेना चाहिए ना। जी जी, उन्होंने ये बात कही, तो अब इस बात को आप उससे मिलाइए जो बात 1969 में बंगालियों ने कही थी, कि उन्होंने ये कहा था कि साहब हम उर्दू को अपनी कौमी जुबान नहीं मानते। नतीजा क्या हुआ? जब आपने उस उर्दू को जिसकी बुनियाद पर नेशन खड़ी है, जब आप नेशन को आपने डिनाई किया, तो आप नतीजा क्या हुआ? आप अलग हो गए। मगर वो मुल्क की फॉर्म में बन गया। क्यों बन गया? कि उनके पास 27% से ऊपर अपनी आबादी रीजन की मौजूद थी, वो मुल्क बन गया। अदरवाइज क्या होता? अदरवाइज ये होता कि वो मुल्क नहीं बनता, वो ऐसे ही जो जैसे फेडरल स्टेट्स है ना हमारी, ये फॉर्मेशन होती। अब अचकजई साहब ने जब ये बात की, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं कि जो बात बंगालियों ने की थी वही बात ये अपने मुंह से कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स क्या कह रहे हैं कि इस मुल्क को तोड़ना है,
हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते, तो इस मुल्क को तोड़ना है। भाईजान बात यह अगर ऐसे ही था, महाजरों से इतना गुस्सा था, सब कुछ था, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो भैया ये कौमी असेंबली में बिल पास करा देते कि भैया उर्दू को हम कौमी जुबान नहीं मानते, तो अभी 2 मिनट में फारिग हो जाता है और महाजरों को फटाक से उनके राइट्स मिल जाएंगे। भाईजान इस मुल्क को अगर बचा के रखा है ना, तो सिर्फ महाजरों ने। ये वाहिद कौम है पाकिस्तान की, मैं बता रहा हूँ मुंह खोल के, ना सिंधी, ना पंजाबी, ना बलोची, कोई अगर कोई नेशन का क्राइटेरिया पूरा करता है तो वो उर्दू बोलने वाला महाजन। भाईजान किसी को मुझसे मुबाहिसा करना है ना, बैठ के कर लो। अच्छा आरिफ भाई, आपने एक दफा जिक्र किया था कि जैसे आपका एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि 27% की आबादी की जरूरत है किसी भी नेशन या पब्लिक डिमांड के तहत डिमांड करने की। अच्छा जरी जब आज उर्दू की हर्जा कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या इनके पास 27% है? ये क्योंकि देखिए तो पाकिस्तान के खिलाफ भी खुल के बात करते हैं, व्यूअर्स के लिए बताते चलें कि ये अफगान, अच्छा ये क्लियर कर दें कि अचक जई मेरी नजर में पश्तून नहीं एक अफगान है जी, और हमारा कोई पश्तूनों से मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि कराची के अंदर या शहरी सिंध के अंदर रहने वाले पश्तूनों को भी उनके हकूक मिले। और मैं ये भी समझता हूँ आरिफ भाई कि शायद अचक जई ने आके कराची के अंदर, अगर आप देखें इनकी जो तकरीर थी उसके महवर 2 ही थे, एक तो कराची को जलील करना था और दूसरा 12 मई था, इसके अलावा उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। तो मुझे तो फीलिंग ये आई कि इनको लाके सिर्फ कराची के अंदर मुहाजिरों के और पश्तूनों के दरमियान लड़ाई या चिंगारी करने की कोशिश करने के लिए इनको कराची लाया गया था। तो अचक जई साहब पीछे से अफगान है, और जब भी आप देखें जो अफगान नेशनल काउंसिल, एनडीएस, फलां धमाका, हर तरह की चीजों में ये बढ़ चढ़ के मौजूद होते हैं। क्या अचक जई के पास वो 27% का मैजिक नंबर है जिसकी बेस पे, क्योंकि जिसकी बेस पे ये अपना एक अलग पश्तूनिस्तान मांगता है हम लोग के कंधे पे बंदूक चलाने के? आपके ख्याल में आरिफ भाई क्या ये कर सकता है ये इस तरह की बातें करके? भाई मैं थोड़ा और खोल के बताता हूँ, क्योंकि इनका शातिर जहन तो है ना, इनको ये पता है कि 27% आबादी नहीं है, किसी के पास नहीं है जो सब आजादी की बातें करे, किसी के पास नहीं है। तो अब इनके पास सिर्फ एक ही चीज रह जाती है ना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में इनके सारे लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट में सारा इनका एक स्ट्रॉन्ग ट्राई का बना हुआ है। तो इनके पास वाहिद एक सूरत क्या रह जाती है कि किसी तरीके से महाजरों को इतना डिसअपॉइंट कर दो कि ये ब्रेकेज पे आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? इन सबको पता है कि इनके पॉकेट्स में कितने कितने पैसे हैं, मतलब पैसे से मुराद पॉपुलेशन नंबर्स क्या है, सबको पता है। जो खौफ है इनको वो सिर्फ ये है कि ये महाजरों को जो ना, या तो मतलब इतना जुल्म, इतना ऑपरेशन इतना महाजरों के ऊपर हुआ, इनके पे हुआ, कोई आप तस्वुर कर सकते हो कोई पार्टी सस्टेन करेगी? अगर पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं होती तो पाकिस्तान से इंटेक्ट होते हम? पता क्या है, बात यह है कि ये सब जो हमारे पर जुल्म सितम होता है, क्योंकि आप उठा करके देखें 1985 से कि वो मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी या मौलाना फजलुर रहमान यही सब रहे ना, तो इन सब लोगों ने अपने अपने जो पार्टी के वर्कर्स थे वो सारी की सारी जुडिशरी में डाल दिए, सारी की सारी गवर्नमेंट की मशीनरी में डाल दिए। तो आज इंसाफ के तकाजे के लिए आप कहीं चले जाओ, आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो किसी भी जगह पर हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इनके साथ पॉलिटिकली एफिलेटेड है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि जैसे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने 27,000 अफराद को एक झटके में फारिग कर दिया था। 27,000 ऑफिशियल वाज फायर्ड इन जस्ट 1 पेन स्ट्रोक, और उसके बाद उसने पूरी दुनिया से इंपोर्ट किए और उन लोगों ने आन करके जो है कंट्रोल टावर्स वगैरह सब संभाले। तो इसी किस्म का एक स्टेप लेना होगा, जहां ये 1,00,000 2,00,000 ब्यूरोक्रेट्स का एक शॉर्ट इम्तिहान लेने से कि इम्तिहान दो, पास करो। मैं गारंटी से कहता हूं कि साला इसमें इनमें से 1% भी कोई नहीं पास कर सकेगा। अच्छा आरिफ भाई, चूंकि आपने पॉइंट उठा दिया है, तो अभी जैसे सिंध में रिसेंटली एक बहरान आया, ये सारे पुलिस ऑफिसर्स ने मिलके, सारे नहीं, एक वादे नंबर में मतलब 100-150 पुलिस ऑफिसर्स ने मिलके अपनी छुट्टी की दरखास्त डाल दी। तो आपके ख्याल में क्या ये इस बात को वैलिडेट नहीं करता, जो बात आप कह रहे हैं कि आगे किस तरह जो है वो सिस्टम को अंदर से हाईजैक कर लिया गया है ताकि मुल्क को मफलूज बना दिया जाए? आपकी नजर में इसको हल करने का क्या तरीका हो सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि हम क्या एडवाइस करेंगे पाकिस्तान के इदारों को कि इस तरह की जो एक हर्जा सराई पाकिस्तान की हुई है और हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने भी इसका बहुत अच्छी तरह फायदा उठाने की कोशिश की, तो अगर आप कानूनदान हैं
जैसे कि आप कानूनदान हैं, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि इसका करेक्टिव मेजर, करेक्टिव स्टेप क्या होना चाहिए मुक्तदिर इदारों को? भाई कुदरत जो है ना वो अल्लाह ताला ग्रेट है। देखिए अभी आप बात छेड़े ना, बात छेड़ते छेड़ते एकदम ध्यान में आ गई ना। आपने वो राव अनवर का देखा होगा कि बहादुर बच्चा 450 पुलिस ऑफिसर मार दिए। तमाम अफराद जरा गौर से सुने मेरी बात को। आप ये कह दिया कि साहब ईंट से ईंट बजा देंगे, सारा कुछ यहाँ से साहब करते रहे ना, और वो बहादुर बच्चा कह करके 450 अफराद आपने वो मार दिए, उसने एक्स्ट्रा जुडिशियली किल कर दिए। अब मजे की बात क्या है कि हर आदमी को ये जहन में बिठा दिया गया है कि ये 450 पुलिस ऑफिसर जो है ये एमक्यूएम ने या महाजिरों ने मारे। जनरल परसेप्शन है। बल्दिया टाउन के हवाले से बात की थी ना, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको निकाल के भेजूंगा। जनरल हमीद गुल का एक इंटरव्यू है वो मेरे पास, यहाँ मैं अपने रिकॉर्ड से निकालूंगा। उसमें हमीद गुल साहब ने ये कहा कि एक एसपी उसकी यूनाइटेड नेशन में पेशी हुई इसी के हवाले। अच्छा, जब वो पेशी हुई से पूरा स्टेटमेंट लिया गया, ठीक। अब वो स्टेटमेंट इसी ऑपरेशन के हवाले से सारा कुछ था। इसी हवाले से अभी कनाडा का आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एफआईटी के एक जो ऑपरेशन था उन्होंने किया था और महाजरों के खिलाफ जो जाति की थी, कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनका स्टेटस जो है वो कनाडा से पूरी फैमिली का उड़ा दिया। ये सोशल मीडिया पे केस है ऑलरेडी मौजूद, आप कहेंगे मैं आपको भेज दूंगा। तो कहने का मकसद ये, इस किस्म के जो टूल इस्तेमाल हुए कि उसके ऊपर जब वो इंटरनेशनल सिनेरियो पे गए तो बाहर हो गए। तो मैं अब आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ आपके मीडिया से कि सरकार आप इसके ऊपर अपना, हारून रशीद साहब ने भी बयान दिया है कि साहब क्या किया जाता था कि गरीब जो महाजिर पकड़े जाते थे उन महाजिरों को पकड़ करके और उसके बाद उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती जब उनको अरेस्ट किया जाता था। उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर बनाई जाती थी और एफआईआर बना करके उनको क्रिमिनल शो करके उनका एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जाती थी और फिर उससे पैसे वसूल किए जाते थे। ये जिस वक्त मैं मिनिस्टर था तो लियाकत जतोई ने उस वक्त आईजी के सामने बैठ करके ये बात की कि ये प्रैक्टिस अब्दुल्ला शाह ये सब आसिफ पैसे लेते रहे। इनसे ये कहें कि भैया ये हेड किलिंग की मद में जो तुमने पैसे अब तक दिए ना सिंध गवर्नमेंट से, उसका डेटा मांगे सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अरबों में है सर, अरबों खरबों रुपए की कहानी है। तो वो माल उनको गरीब महाजिरों को मार करके और पैसे वसूल किए जाते थे और उसके बाद किसी से 10 लाख, किसी के 20 लाख गवर्नमेंट से वसूल किया, किसी के 25 हेड मनी के तौर पे। तो जरा वो डिटेल मांग लीजिए सर प्लीज आप। और यूनाइटेड नेशन क्योंकि उस एसपी का इंटरव्यू कर चुकी थी तो लिहाजा उसकी वजह से खलबली मची। अब आता हूं आपके सामने, जरा इन्वेस्टिगेट करें। ये जो 450 पुलिस ऑफिसर मारे गए सर, ये सारे के सारे या तो अपने घर में मारे गए या दफ्तर में मारे गए। सर ये पुलिस ऑफिसर थे, कॉमन आदमी भी थे इसमें जो राहुल वर्ग तो नहीं याद था मैं, ये जो 250 पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं ना आसिफ, तो ये सारे के सारे पुलिस ऑफिसर अपने घर में मारे गए या दफ्तर में मारे गए? मुझे ये बताएं रोड पे कितने मारे गए, जरा उसकी पूरी डिटेल ले लें। अब घर के अंदर और दफ्तर के अंदर तो कोई पुलिस वाला ही घुस सकता है सर, दूसरा आदमी तो घुस नहीं सकता और घुस करके मार के चला जाए। अब जैसे वो बेनजीर के भाई का, मुर्तजा का जब मर्डर हुआ था तो वो आई विटनेस था ना, तो वो अपने घर में ही था ना, हालांकि पुलिस कॉलोनी के अंदर था वो। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे उसको कत्ल को तो उसके घर के बाहर रोड पे शहीद किया गया था, कत्ल किया गया था उसको। नहीं सर, घर के अंदर। अच्छा हाँ, बाहर जो दरख्त है मेरे तो उस दरख्त के नीचे कत्ल किया गया था जी। और आरिफ इलाही का स्टेटमेंट है, मैंने डान में पढ़ा था, तो वो उसमें बहुत सारी मतलब डिप्टी कमिश्नर वगैरह घर के अंदर मारा है सर, और घर कॉलोनी के अंदर है, बाहर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये जितना इल्जाम लगाया जाता है ना कि साहब ये महाजरों ने मार दिए, एमक्यूएम ने मार दिए, मुझे ये समझा दो अगर एमक्यूएम ने और महाजरों ने मार दिए तो ये सब के सब दफ्तरों में और अपने घरों में मारे गए। इसका मतलब क्या हुआ, किस आदमी ने मारा हो, किसको बेनिफिट जाता है इसका, कि जिसने इन लोगों को इस्तेमाल किया एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ अरे भाई आपसे, और एक सेकंड मुझे पूरा करने दीजिए। जी जी। अब हेड मनी के पैसे आपने उठाए ना, तो हेड मनी के मद में आपने इनको विटनेसेस को एलिमिनेट किया। क्यों? कि एक एसपी की यूनाइटेड नेशन में स्टेटमेंट आ चुकी थी, बाकी इनका नंबर था, तो इससे पहले कि इनकी स्टेटमेंट वहां पर यूनाइटेड नेशन में कॉल की जाती आपने विटनेसेस उड़ाए सर। दैट्स व्हाट यू हैव डन। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप
जरा उन इदारों से, मुख्तलिफ इदारों से जो ये सिक्योरिटी और सब देखते हैं, उनसे कहें जरा पूरा रिकॉर्ड मंगाएं और देखें कि हुकूमत सिंध ने हेड मनी की मद में कितना पैसा रिलीज किया है, और फिर उसके बाद ये देखें कि ये जो पुलिस ऑफिसर मारे गए कि कितने इसके अंदर, घर के अंदर मारे गए, कितने जो है ऑफिस में मारे गए। आपको गिनती के नहीं मिलेंगे रोड के ऊपर सर। क्यों? मुझे ये बात पता है कि उस जमाने में आफ्ताब शेख भाई सेनेटर थे, तो उस वक्त एक कमेटी बनाई गई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसके ऊपर एक वावेला हो गया था पूरे का पूरा, मगर हम रिकॉर्ड के अंदर खास हद तक घुस चुके हैं सर। तो आप जरा, मैं मुख्तलिफ हल्कों से दरख्वास्त करूंगा आपके इस टीवी चैनल से कि जरा वो जो पुलिस ऑफिसर मारे गए जिनका इल्जाम आप एमकेएम और महाजरों पे लगाते हो ना, जरा उसको निकालो और फिर उसके बाद बताओ कि कितने ऑफिसर घर में मरे और कितने अपने ऑफिस में मरे और कितने रोड पे मरे, और फिर उसको। अब एक सवाल उठ रहा है, मैं मजबूर हूँ पूछने के लिए, मुश्किल सवाल है। नहीं, बहुत मुश्किल सवाल करें मुझका। नहीं, मैं वाकई में एक मुश्किल सवाल पूछने जा रहा हूँ, ठीक है ना? ये बिल्कुल पूछें। अगर हम महाजरों के साथ जो मजालिम हुए हैं उसकी तारीफ पढ़ें, तो उसमें मैं समझता हूँ कि सिंधी इस्टेब्लिशमेंट का काफी बड़ा किरदार है उसके अंदर। क्या वजह थी कि हमारे ये एमकेएम के जो पुराने कायद थे वो बार बार, और फिर मैं दोबारा रिकॉर्ड के लिए कह दूं कि मुझे गालियां पड़ेंगी सवाल पे, मगर मैं पूछने की जिसारत करूंगा, क्या वजह थी कि हमारे एमकेएम के जो पुराने कायद थे उनकी इतनी उनसियत? वो कायद तो आज भी है, ऐसा नहीं है, मगर आप वो पार्टी पाकिस्तान में उनको नहीं अलाउ है तो एक अलग बात। तो एमकेएम पाकिस्तान के तो कायद नहीं है ना वो अभी, ठीक है ना? वो अपने एक फैक्शन के कायद होंगे बिल्कुल। मैं फिलहाल उनको कायद नहीं मानता, टू बी ऑनेस्ट ऑन द रिकॉर्ड। आप बिल्कुल, आपका राइट है, आप मान सकते हैं, मगर मेरा सवाल ये है कि क्या वजह थी कि उन्होंने 2008 के अंदर उसी सिंधी इस्टेब्लिशमेंट से, जिसकी आपने इतनी सारी रुदात सुनाई है, दोबारा उनके साथ दोस्ती कर ली और उनके साथ मिलके 18वीं तरमीम भी पास करवा दी, उनके साथ मिलके क्या कहते हैं कि सिंध की सूबे की, आपको भी पता होगा 2012 या 13 की जो तहरीक थी उसको भी दबा दिया, और आज फिर वो उसी सिंधी इस्टेब्लिशमेंट की जबान दोबारा बोल रहे हैं। क्या वजह है आपकी नजर में? क्या आप सीखने को तैयार नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इससे भी जरा टफ सवाल किया, बट ये कि मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं, आपने कर दिया जी। देखिए भाईजान, हम सिंध में 2 दफा ऐसा हुआ कि हम मेजॉरिटी में थे, मगर हमारा वजीर आला नहीं बनने दिया, ना जाम सादिक अली के दौर में, ना मुशर्रफ के दौर में। बन सकता था ना, सरकार नहीं बना सकता था, तो हमारे पास कितनी रिस्ट्रिक्शन है आप खुद लगा लो। मतलब हमको हर तरफ से, क्योंकि वो पूरा ट्राई का बना हुआ है ना, जो हमको रास्ता लेने नहीं देता। अदरवाइज हमको एक दफा गरीब पाकिस्तान का खड़ा हो जाए ना, तो कोई मसला ही नहीं हमको ये तमाम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने। अब हुआ, आप इस बात को ऐसे समझें कि ना हमारे पास कौमी असेंबली में मेजोरिटी है, ना हमारे पास सूबाई असेंबली में मेजोरिटी है, ठीक। अब जैसे वो 92 का ऑपरेशन हुआ, 23 जुलाई 92 को चौधरी शुजात साहब ने 72 बड़ी मछलियों की वो लिस्ट दिखाई, मगर उसमें सारा ऑपरेशन एमकेएम पे किया। सिंध के जो दाढ़े और सारे थे, उसमें 2 नाम थे खाली एमकेएम वालों के, बाकी तो नहीं थे, मगर किसी के खिलाफ नहीं किया, बरकत। अब मुझे ये समझाइए कि साहब, ना हम कौमी असेंबली में मेजोरिटी में है, ना सूबाई में, ठीक, क्यों नहीं है? वो भी आता हूं कि अगर वो ये रेजोल्यूशन ऑपरेशन का लेकर के जाते हैं, ठीक, वहां मेजोरिटी में नहीं है, वो पास करते हैं, यहाँ सूबा सिंध में लेकर के आते हैं तो पास करते हैं, क्योंकि हम मेजोरिटी में नहीं है। अब हमें ये तो पता है कि ये ऑपरेशन जो है वो ला देंगे किसके ऊपर, क्योंकि हिस्ट्री बता रही है कि हमेशा जो है वो महाजरों पे तम तोड़ा गया। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता था कि हम उस ऑपरेशन की हिमायत करें। अब ये हिमायत करके हमने अपने आप को कहां सेव किया? डोमेस्टिकली तो क्योंकि मेजोरिटी में थे, इन एनी केस, जैसे हिंदुस्तान में मेजोरिटी में थे और मुसलमानों के खिलाफ आइन साजी करते थे, तो हमारे पास, मगर उनका जो उनके खिलाफ जाती होती थी वो इंटरनेशनल इंडोर्स तो होती थी। तो हमने जो कायदा आज़म ने स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की वो हमने की कि साहब ठीक है, हमको अगर डोमेस्टिक हम नहीं है मेजोरिटी में, हमारे खिलाफ ये आइन साजी कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि साहब हम ऑपरेशन करें, इशू उसकी हेडलाइन ऐसी लेके आते ना कि जैसे इज्तिमाई तौर से बेहतरी के लिए किया जा रहा है कि साहब ये ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है भैया, डाकुओं के खिलाफ, फलाने के खिलाफ,
कर लो आप, हम मेजोरिटी में नहीं है, पास कर लो, कोई मसला नहीं है। इन एनी केस आपने पास करना है क्योंकि आप तो मेजोरिटी में हो। अब जब आप पास कर लेते हो, हम उसकी हिमायत करते हैं, हम इसलिए हिमायत करते हैं कि अब हमारे पास अपना केस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए हमारे पास एक प्रोविजन हो जाता है। अदरवाइज अगर हम उसकी मुखालफत करते तो ये इंटरनेशनल का रास्ता भी हमारा बंद हो जाता है कि साहब वो बोलते हैं तो साहब एक सेकंड, क्योंकि सर फिर वो ये कहते हैं कि देखे साहब ये क्योंकि ये मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि साहब क्योंकि ये इनको पता है कि ये ऑपरेशन जो है वो हमारे खिलाफ होता। हमने हिमायत कर दी, अब हिमायत कर दी तो हम अपने आप को उसी पोजीशन में ले गए जो कायदे आज़म ने किया कि हिमायत कर दी इंटरनेशनली। अब हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है ना वो हम सब इंटरनेशनली रिकॉर्ड करा रहे। आप इंटरनली करते रहो, ये चार्ज आपके खिलाफ जाएगा, हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। हमने तो सपोर्ट कर दिया असेंबली में भी और इंटरनेशनली अपना रिकॉर्ड एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप जाती कर रहे हैं, आप एंडोर्स कर रहे हैं। अच्छा नहीं, मगर आरिफ भाई मैं थोड़ा खता कलाम माफ, थोड़ा और ज्यादा मुश्किल सवाल पूछूं। ये बात हमने किसी से छुपाई नहीं है, हम ये ओपन करते हैं कि जो जातियां तुम कर रहे हो ना, वो बेनजीर वगैरह नवाज सब चीखते रहे ना, यूनाइटेड नेशन जाते हैं, यस हम जाते हैं और जाएंगे। अच्छा एक मिनट थोड़ा ज्यादा मुश्किल सवाल पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बहुत एक जितना टफ क्वेश्चन हो ना, कम से कम मुझे मालूमात में इजाफा होगा, मुझे फेवर कर दे, आप मुझसे सच से सवाल करके मुझे फेवर कर दे। अच्छा ठीक है, तो सर सवाल कुछ यूं बनता है कि मेरी आपके पुराने सीनियर रहनुमा से बात हुई, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी थी अपना नाम इस्तेमाल करने की। जी मगर उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि बेनजीर की जब सेकंड गवर्नमेंट आई तो आर्मी ने एक लेटर लिखा बेनजीर को कि हम कराची के अंदर ऑपरेशन रोक देना चाहते हैं, और इसीलिए बेनजीर ने नसीरुल्लाह बाबर या मसूद शरीफ के थ्रू कराची के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट करवाया। आपके साथ भी जो असेंबली में हादसा हुआ नादिर मक्सी के साथ, वो भी गालिबन उसी दौर के अंदर हुआ। और एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जितनी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बेनजीर के उस दौर में हुई वो शायद कभी महाजर की तारीख में आज तक नहीं हुई। उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में बिल्कुल ऑपरेशन कंटिन्यू रहा सेकंड दौर में, मगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स उतनी ज्यादा नहीं हुई। इस सब को देखते हुए तो आपने जैसे कहा कि कुछ प्रेशर्स थे, फला था, धमाका था ऑपरेशन का, 2008 के जो आपने एमक्यूएम ने अलायंस बनाया पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें तो कोई प्रेशर आपके साथ नहीं था। तो सवाल मेरा ये बनता है कि ये जो बेनजीर का सेकंड टेन्योर था, जिसके आप खुद भी विक्टिम है, आपके साथ खुद जुल्म किया गया असेंबली के अंदर, आपको मारा पीटा गया, आपको नादिर मक्सी जो पीपल्स पार्टी का, आज तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिंधी इस्टेब्लिशमेंट से, जबकि हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने ही हमारे खिलाफ सारी विक्टे या फील्डिंग, हमारी वर्ल्ड कराची का फील्डिंग लगाई हुई थी हम सबकी, और फिर 2008 में हम दोबारा मासूमाना तरीके से इनके साथ इत्तेहाद में घुस जाते हैं, और इतने जबरदस्त तरीके से घुसते हैं कि इनको 18वीं तरमीम भी पास करवा के दे देते हैं, इनको सारे ताकत दे देते हैं उठा के। तो आपके ख्याल में ये अक्लमंदी की सियासत थी या गलती थी, या खुल के बात करो, किसी ने गुमराह कर दिया? खुल के बात करो, देखिए खुल के बात करें, मगर देखिए मैंने आपको इसलिए पहले कह दिया और आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक बहुत सीनियर लीडर है आपके, बहुत सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मुझे हल्फन कहा है कि आर्मी ने लेटर भेजा बेनजीर को कि अब हमारे ख्याल में एमके के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। क्यों भेजा और किस वक्त भेजा? उस एसपी के स्टेटमेंट के बाद। हाँ, मगर उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ है में स्टेटमेंट के बाद जुडिशियल किलिंग हुई है, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। देखिए आप मुझसे बड़े हैं, मैं तो कॉलेज में, तो डीजे कॉलेज में था जब ये ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा था, मैं तो एपीएम से ज्वाइन कर रहा था, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर है। 92 से लेकर बेनजीर के दौर तक का जो ऑपरेशन हुआ है, जहां तक मुझे याद है, आप मेरी इस्लाह कर दीजिएगा, उसमें आपस की फैक्शनल फाइटिंग में ज्यादा लोग शहीद हुए ना कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में। मगर 95 ऑनवर्ड्स, जो 98 तक यानी नवाज शरीफ का सेकंड जो टेन्योर आया, उसमें जो 2 या 2.5 साल के अंदर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई, वो तो बेनजीर के एमा पे हुई, पीपल्स पार्टी के एमा पे हुई। तो कैसे माफ कर दिया इतने आराम से 2008 के अंदर आप लोगों को, और के साथ 2008 में हुकूमत बना ली? भाईजान आपने डेमोक्रेसी पढ़ी है कि डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट क्या है? नहीं,
डेमोक्रेसी तो जरूरी है, मगर असूल भी तो कोई चीज होते हैं ना। डेमोक्रेसी के सर कंडीशंस क्या है उसकी कंडीशन तो पड़ी है। डेमोक्रेसी में ये मजबूरी है, वो क्या मजबूरी थी कि वो जो कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग को बैठना पड़ा, ये सोचा आपने 1946 में कोलिशन गवर्नमेंट क्यों बनी? मुस्लिम लीग के साथ बैठे? नहीं सर, एक सेकंड सब खत्म। अब मुझे पूरी बात करें। इंटरनेशनल लॉज ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी के साथ बैठना है, और वो तमाम आदमी तकाजे पूरे करने कि जो माइनॉरिटीज को राइट नहीं दे रहे वो मेजॉरिटी से एग्रीमेंट करने, और एग्रीमेंट करने के बाद वो साथ ये भी कहती है इंटरनेशनल फोर्सेस, वी नो दैट कि तुम्हारे जो राइट्स हैं वो तुमको नहीं मिलेंगे, बट वी नीड द डॉक्यूमेंट ऑन द टेबल कि साहब तुम्हारे साथ ज्यादती हुई, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन कर रही है मेजॉरिटी, बट वी नीड दैट कि तुमने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की। तो अगर एमकेएम बार बार ये पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करती रही ना सर, तो अपनी खुशी के लिए नहीं, वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट पूरी करती रही। तो अचीव तो कुछ नहीं किया आपसे कोई नहीं कहेगा, मगर मैं आपसे कह रहा हूं बिकॉज आई वाज ऑन द फ्लोर, आई नो व्हाट इट इज, आई नो व्हाट इट इज। अच्छा, मैं मतलब बिल्कुल मैं आपको नाराज नहीं करना चाह रहा, मेरे बुजुर्ग हैं। नाराज कर रहा हूं मैं, नाराज होने वाला आदमी नहीं हूं। देखिए बात सुने, मेरी तो जिंदगी छोटी सी है, जितनी ले सकते हो ना ले लो, सिस्टम को समझो, आप सिस्टम को समझो सर। तो आरिफ भाई अगर एक थोड़ी सी और अर्ज कर दूं, ये जो मुल्क बनते हैं ना, ये मुल्क किसी के मांग पे या डिमांड पे नहीं बनते, याद रखिएगा। ये हम तो सूबे की बात कर रहे हैं, आरिफ भाई हम तो सूबे की बात कर रहे हैं। हमें सर जो लोग मांग रहे हैं ना उनको ही बता दूं ना मैं। देखिए ना पाकिस्तान जो बना वो मुसलमानों ने बनाया, ना हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों ने बनाया, ना बांग्लादेश जो है वो बंगालियों ने बनाया। आपको ये पता है कि जो आपकी मुस्लिम लीग का कयाम हुआ उसका 3 रिक्वायरमेंट थी जो पूरी करनी थी जब 1906 में मुस्लिम लीग बनाई, कि साहब पहली कंडीशन ये थी कि हमको अपने ताल्लुकात बरतानिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इस्तवार में है। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। और दूसरा ये था कि बाकी जो कम्युनिटीज रहती हैं उसके साथ इलाक करना है, उनसे आपके साथ कोलेशन में रहना है। और तीसरा ये था कि मुसलमानों के राइट्स अपने मांगने। ये मुस्लिम लीग को के काम, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के काम से पहले ये 3 कंडीशन है कि पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत उसको रजिस्टर कराया जा रहा है सर। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, बट एक मुझे एक सवाल का जवाब देने पर मैं अगले सवाल में मूव करता हूँ। ज़िमनी सवाल है। हाँ। अगर आपको दोबारा मौका मिले, जैसे वो एमकेएम को पीपल्स पार्टी, अगर आप लेट्स से एमकेएम में होते आज की और आपसे कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के साथ आप दोबारा अलायंस बना लें, आप कह देंगे इनको अलायंस करने के लिए इतनी दफा धोखा खाने के बाद? सर मैं सबसे पहले इंटरनेशनल सिनेरियो को लिखता कि दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज, कि पब्लिक मेरे सर पे आ रही है चढ़ के। उनका जब मेरे पास कराची की पब्लिक तो पीपल्स पार्टी के साथ या सिंधी एस्टैब्लिशमेंट के साथ खुश नहीं है ना आरिफ भाई? सर वो तो है, तो जब तो हम जलसों में कहते हैं खुल करके कि भाई हम बार बार हुकूक मांगते हैं, हमसे इनकार कर दिया जाता है, पूरे नहीं करके देते, मगर मुक्तदिर हल्के कहते हैं ज्वाइन करो। ये कहते हैं ना, हम नहीं कहते अपनी तकरीरों में। क्या कहते हैं, सॉरी क्लियर करें थोड़ा सा। तो हम ये कहते हैं कि भाई मुक्तदिर हल्कों का प्रेशर है कि ज्वाइन करो। अब जैसे नवाज शरीफ साहब से चले गए थे या सऊदी अरब यहाँ से चले गए थे, मुशर्रफ साहब के पास आए, तो वो सऊदी अरब तो वाया मीडिया है ना इंटरनेशनल फोर्सेस का। सर हम बरतानिया की कॉलोनी थे, बरतानिया की कॉलोनी है और बरतानिया की कॉलोनी रहेंगे। नहीं क्यों? अगर मैं कह रहा हूं तो सिटीजनशिप एक्ट उठा हुआ, वो क्या कह रहा है उसका आर्टिकल 14 1951 का, कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज अ सिटीजन ऑफ कॉमनवेल्थ। आर्टिकल 14 1951 सिटीजनशिप एक्ट ऑफ पाकिस्तान, every citizen of Pakistan is a citizen of Commonwealth. Article 15, every citizen of Commonwealth is a citizen of United Kingdom. ठीक है सर? तो आप कॉमनवेल्थ का हिस्सा हो सर, आप उससे बाहर थोड़े। अब ये आप भाटा को इलाक करने जा रहे हो। आपने उस दिन मुझसे सवाल किया कि भाई क्या होगा, मैंने उसी पे आ रहा था, मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि फजलुर रहमान ने अपनी स्पीच के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के सूबा बनने पे बहुत ज्यादा एतराज किया है, और गालबन उनको फाटा के सूबा बनने भी बहुत ज्यादा एतराज है। क्या वजूहत लग रही हैं आपको कि इतना क्यों ये अग्रेसिव है इस पॉइंट पे कि सूबा, अगर सूबे बनने चाहिए
तो अगर केपीके में गिलगित बल्तिस्तान या फाटा अलग सूबा बन जाए तो प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? सर अब थोड़ा सा बैक में ले जाना पड़ेगा मुझे ताकि बात को समझने में आसानी हो। प्लीज गो अहेड। जी सर प्लीज। देखिए सर, हम भी ये कहते हैं कि 1940 के रेजोल्यूशन हमारा बुनियाद है, नहीं? मैंने आपसे ये कहा कायदे-ए-आज़म के 14 नुकात मार्च 1929 जो है वो फाउंडेशन है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई आपकी तीनों 1930 से लेकर के 39 तक। इस दौरान में चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के ज्योग्राफिया के पंफलेट बांटे 1933 में, ठीक है सर? ठीक है। और उन पंफलेट में पाकिस्तान का नाम दिया गया, एब्रिविएशन वहां से निकली है, वर्ड पाकिस्तान वहां से निकला। चौधरी रहमत अली वो पंफलेट मेरे पास मौजूद है, आप कहेंगे भेज दूंगा आपको। तो वो 5 पंफलेट हैं जो चौधरी रहमत अली ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान में बांटे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, उसके अंदर जो पाकिस्तान की एब्रिविएशन की गई, जरा गौर फरमाइए क्या की गई कि P स्टैंड फॉर पंजाब, A स्टैंड फॉर अफगानिस्तान, K स्टैंड फॉर कश्मीर, IS स्टैंड फॉर इंडस सिंध, एंड तान स्टैंड फॉर बलूचिस्तान, ठीक है सर? ठीक है सर। अब इसके अंदर कहीं बंगाल का जिक्र नहीं है सर। ओके, ठीक है। 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान है, तो उसमें ये बात तय की गई कि बंगालियों ने इतराज उठाया था कि साहब हम तो सेपरेट स्टेट रहना चाहते हैं। तो उनसे फिर ये सवाल हुआ, क्योंकि जैसे सिखों ने सवाल किया था कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, या मालबारियों ने किया था, तो यही कहा गया हाउस ऑफ लॉर्ड में कि भाई तुम्हारे पास है 27% आबादी, नहीं थी दोनों के पास। बंगालियों के पास थी, उन्होंने भाई अब उनको पाकिस्तान के रीजन का 27% चाहिए था ना, यानी मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का रीजन मिला के उसका 27% था, वो उनके पास था। तो इसीलिए वो 1946 का जो कैबिनेट मिशन प्लान है, जिसका सरताज अजीज साहब ने अपने इंटरव्यू में और किताब में ही बात की, तो उसमें ये बात तय कर ली गई थी कि मशरकी पाकिस्तान जो है वो अलग हो जाएगा विद इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ध्यान में रखिएगा बात, ये बात तय हो गई थी। तो इसीलिए वो इशू उनका, जैसे ही आप रिपब्लिक बने और आप देख लो उसके बाद क्या हुआ। तो पाकिस्तान को ये कहा गया था कि भाई 10 साल के अंदर आप जो, यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों मिला करके आपने अपने आप को, यानी 3 साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, तो इसीलिए सेंसस कराया गया, और 10 साल के अंदर अंदर ये सारा कंक्लूड करके, यानी आपको नेशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है, सेंसस का भी, और पूरा अपना ज्योग्राफिया सेटल करना होता है। तो वो अपने उस टाइम फ्रेम की वजह से वो सारी चीजें चल रही थी। तो अब अगर चौधरी रहमत अली का वो जो पंफलेट है, अब मैं अगर ये कहूँ अचक जही साहब या मौलाना फजलुर रहमान उस पंफलेट को देख रहे हैं, तो क्या मैं गलत हूँ? जिसमें अफगानिस्तान की बात की गई, कश्मीर, वो अपना 27% बनाने के चक्कर में, पाकिस्तान के ज्योग्राफिया में वो ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपना 27% बना लें, कुछ अफगानिस्तान का हिस्सा लें, कुछ ये फाटा का जो इलाका है ये लें, कुछ बलूचिस्तान का लें। That's what they are trying. तो अफगानिस्तान की पॉपुलेशन कैसे काउंट हो जाएगी पाकिस्तान के साथ? वो तो अलग नहीं है। और जो बफर जोन की पट्टी है ना वो, अच्छा, उसको काउंट करना चाह रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। वो तो आपको अच्छा है कि ये आपको इस बात अच्छा है कि इनकी इन बातों से शायद मुल्क को खतरा है, इनकी अप्रोच से शायद कोई खतरा है ऐसा कि पाकिस्तान को, अगर आप ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं इससे कोई हमारे मुल्क की वहादनियत को खतरा है आपके ख्याल में? सर देखें, बेहतर तो ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि वेस्ट उठा करके खुद फैसले कर देती है। आप ये जो जाती करते हो ना, इन खानों को प्लग इन कर दो, आप इन खानों को भर दो, ताकि सबसे पहला वहां जो क्वेश्चन होगा ना कि भाई तुम्हारे साथ क्या जाती वायलेशन हुई है, वो दो, उसी की बुनियाद के ऊपर तो ये कहानी चलेंगी। तो ये गवर्नमेंट की जो कोalitions वगैरह बनती है, सब ऐसा नहीं है कि ये अपनी जरूरत के तहत, पीछे से एक सारी पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत है ना सर, उसी एक्ट के तहत फॉर्मेशन है ना। पॉलिटिकल पार्टी एक्ट से हट करके तो किसी की फॉर्मेशन नहीं है ना। तो उसका जो क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है आपको, डेमोक्रेटिक जो क्राइटेरिया यू हैव टू फॉलो, वही मुझे मैं आपकी विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट इस पॉइंट से थोड़ा सा एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं आपको सेंटिमेंट बता देता हूँ। अरे भाई सर एक सेकंड, मैं कोई बात आपको अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। नहीं, आप तो कानूनी लिहाज से बात कर रहे हैं, मगर तो पूरा ये वो आपका आर्टिकल 25 है
कि सबको इक्वल राइट दो, आपके 73 के कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों है वो? अगर ये माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं तो मैंने उस दिन भी ये बात की थी, फिर कर रहा हूं आपसे, कि दुनिया में जितने भी ममालिक बने हैं उन तमाम ममालिक में माइनॉरिटी कम्युनिटी रखी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। जी जी। और वो रखी ही इसीलिए जाती है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो सबको बराबर के हुकूक दोगे, कि अगर वो माइनॉरिटी नहीं रखी जाएगी और आप जुल्म नहीं करोगे तो इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन नहीं होगी ना, आप फेल्ड स्टेट के सिनारियो में नहीं जाओगे, और जब नहीं जाओगे तो जोग्राफिया तकसीम नहीं हो सकेगा। तो वो डिवाइड एंड रूल की जो लीग ऑफ नेशन के चार्टर की जो पॉलिसी है वो इन्फोर्स कैसे होगी? जब तक आप माइनॉरिटी को वायलेट नहीं करोगे सर, आप देखें कोई भी चीज जो चलती है ना वो बगैर क्राइटेरिया के नहीं चलती सर। मिसाल के तौर पे आप अगर पाकिस्तान के या पाकिस्तान का जो बादशाह बैठा है, अगर वो चाहे किसी आदमी को उठा करके जेल में डाल के बंद करते, नहीं कर सकता। उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उसके खिलाफ उसको एफआईआर कटवानी पड़ेगी, फिर वो तफ्तीशी ऑफिसर उसके खिलाफ भले वो झूठा केस बना रहा करेगा, जज उसका अपना होना चाहिए तो वो जाएगा। अब ये डयाना का केस हुआ था तो भी जो प्रोसीजर है फॉलो हुआ था ना, या नहीं हुआ था? सही बात सर, आप इस प्रोसीजर को इग्नोर नहीं कर सकते। हर चीज का जो प्रोसीजर बना दिया वो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया। आपकी एक जुमला है, आपने जब मेरी और आपकी फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो आपने एक कहा था पॉलिटिकल डिमांड और आपने कहा था पब्लिक डिमांड। यस। तो आपकी जो बात है वो पॉलिटिकल डिमांड के लिहाज से शायद सेंस बनाती है, मगर पब्लिक डिमांड जो सेंटिमेंट है कराची के शहरियों का, शहरी सिंध का, वो पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं था, कभी नहीं था। और आई थिंक एमक्यूएम को जो नुकसान पहुंचा वो रविश की वजह से पहुंचा। अरे भाई, चूंकि हमने टाइम एग्री किया था कि घंटे से आपने बात कर दिया सर, जरूरी आप भी तो जाते जाते एकदम फीता लगा देते हो तो मेरे बारे में मशहूर है, आपको पता है तो इसीलिए गालियां बढ़ती है। अच्छा है ना, बच्चे बात को समझ लेंगे और समझे। लेकिन जब कोई पॉलिटिकल सेटअप बनता है ना, कैबिनेट बनती है, तो उसमें दो बातों का ख्याल रखिएगा। वो 1935 प्रोविंशियल एक्ट ऑफ इंडिया के तहत, जिसके तहत आपको सारे राइट्स मिले, उसमें ये बात वाज़ेह तौर से की गई है कि साहब दो पोर्टफोलियो होंगे, एक पोर्टफोलियो होगा ट्रांसफरेबल और एक पोर्टफोलियो का जो बंच होगा वो होगा नॉन ट्रांसफरेबल। दो हिस्सों में होती है गवर्नमेंट, एक ट्रांसफरेबल पोर्टफोलियो और एक नॉन ट्रांसफरेबल। अभी आप किसी सियासतदान से बात करेंगे ना, यार वो खत्म हो गया, आरिफ 1935 की बात करता, यार भाईजान 1919 का एक्ट था डायरची का। डायरची का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट रूल। ठीक है, क्या आज आपके मुल्क में इनडायरेक्ट रूल नहीं है? आपकी एक फेडरल गवर्नमेंट है, हाइब्रिड गवर्नमेंट सर, हाइब्रिड गवर्नमेंट। सर एक सेकंड देखिए, अब मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, कोई बात हो रही थी, तो वो ऐसे ही वो इंडिया के साथ जोड़ रहे थे कि साहब इंडिया के अंदर जो है 14 जुबानें हैं, तो यहाँ क्यों नहीं है? तो भाईजान इंडिया जो है ना वो यूनियन है, आप फेडरेशन हो, आप विद द लॉज मुझसे बात तो करो। तो फिर मैं बताऊं फिर यूनियन में क्या फर्क होता है, आप में क्या होता है? आपका डोमिनियन स्टेटस जो है थ्रू बेलफोर्ड डिक्लेरेशन है, इंडिया का जो डोमिनियन स्टेटस थ्रू स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर है। अब आपने स्टडी की नहीं, अब आप उससे पूछोगे तो ये तो पूरी रात की एक दिन की कहानी है किस इशू पे। खाली डोमिनियन स्टेटस पे बैठ के बात करना शुरू करो ना, एक हफ्ता चाहिए। अरे भाई, इसीलिए तो आपको लाए हैं कि आप हमारी यंग जनरेशन को आप ये नहीं कैसे फिर वो पूरी हिस्ट्री रखनी पड़ेगी ना आपको, समझाना और बात करना दो अलग बात है ना सर। मैं कह रहा हूँ सिंपल से 14 नुकात हैं कायदे आज़म के, मैं पिछली दफा भी कहा था, फिर कह रहा हूँ वो कायदे आज़म के जो 1932 के 14 नुकात हैं वो पढ़े और ये सोच के पढ़े, वो खुद लिख रहे हैं, तो इससे बच्चों को बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि वो फिर ये समझेंगे कि अच्छा ये जुमला लिखा है तो इसका मतलब इसके पीछे कोई और डॉक्यूमेंट भी है। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 की आपने खासतौर पे बात की है। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 9 तीन नुकात हैं, सारे के सारे जो है ना, आपसे रिलेटेड है, तो मैंने बात की ना। अगर मुझे आप बोलेंगे 14 नुकात को डिफाइन करो तो मुझे आप 1 महीना दो, फिर हर पॉइंट पे हमको बात करनी पड़ेगी ना सर, ऐसे तो नहीं है। और क्यों? फिर आप 10 सवाल करोगे तो फिर मैं बताऊंगा कि उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या कह रहे थे, जो डिबेट थी वो क्या कह रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री क्या कह रही है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, तो सब अलग बात है ना। अरे भाई यकीन करें आप, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंट सर, हमारे यहाँ तो वो कोई कमेंट्री नहीं पढ़ता कॉन्स्टिट्यूशन की, बाकी तो छोड़ो आप।
अरे भाई यकीन करें, आपके साथ सेकंड सेशन है और यकीन करें मैं दोनों दफा बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि इनलाइटेंड होके जाता हूँ, और आपके सेशन के लिए मुझे बहुत ज्यादा तैयारी भी करनी पड़ती है, वरना अमूमन तो मैं ऐसे ही कम मार देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और मैंने आपको चलते चलते मैं ये जरूर कहूंगा चौधरी साहब, ये जो महाजरों के खिलाफ मुंह खोलने से पहले अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखा करो। सर वो गिरबानी, वो बड़ी सी शाल पहनते हैं, वो बड़ी सी शाल पहनते हैं सर, वो असल में वो सरदारों वाला एटीट्यूड है ना, ये जो मोटिव है ना इनको, महाजरों को, पठानों को, पंजाबियों को, सिंधियों को लड़ा दो। जी जी, ये तो हम समझ रहे हैं, ये सारे जो लड़ाई कराने आए थे, वो लड़ाई कराने आए थे कराची में। पीटीए वगैरह की सारी कहानी जो है ना, देखिए समझने की बात है कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर रहे हो लंदन में, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, सब जगह महाजरों को इग्नोर कर रहे हो, सबके सब 37 की 37 पार्टीज कर रही है। तो सर कोई ना कोई कॉमन एजेंडा तो है, तो जो कंट्राडिक्ट करता है इनसे, वो क्या कि अल्ताफ हुसैन गरीबों को, पढ़े लिखे लोगों को स्ट्रीट से उठा के टिकट देता है। इसी चक्कर में अल्ताफ हुसैन के भांजे भतीजे शहीद हो गए। सर मैं भी अपनी फैमिली का नुकसान करके, अरे भाई अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट होना बंद हो जाए तो बगैर आपके जो मेरी कभी ख्वाहिश होगी कि देखें, जारी बात है कि वो एक बहुत वाइडर डिबेट है इस वक्त। यकीन करें कि बहुत सारे मुहाजिर हर्ट भी हैं अल्ताफ हुसैन से, और बहुत सारे मुहाजिर उनके साथ भी होंगे, तो उस पर फिर इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो डिटेल में बात करेंगे। मगर हम सिर्फ ये बात जानते हैं कि हमारी उम्मीद ये है कि काश हमारे बुजुर्गों ने कुछ फैसले सही हमारे लिए किए होते, तो हमारी जनरेशन को स्ट्रगल की जरूरत नहीं होती। ये एक सवाल मेरे पास अभी आया है व्हाट्सएप पे कि आप बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्गों से पूछा जाए कि आप हमारे लिए इतना मुश्किल टाइम क्यों छोड़ गए कि आज हमें इतने पावर के बावजूद कि आज हमें एक दोबारा स्ट्रगल से गुजरना पड़ रहा है। बहरहाल आप तो दिल के बहुत करीब है, तो कभी इंशाल्लाह अगर कभी मौके की मुनासबत हुई और उनका एटीट्यूड चेंज हुआ पाकिस्तान की तरफ, फिर बात की जा सकेगी, वरना सॉरी मैं उनके ऊपर कोई बात नहीं करने को तैयार हूँ। दानिश भाई मैं और कुछ जहाँ से भाई ने बात की वो अपनी जगह जहाँ से खड़े देख रहे हैं ना वो सही है, जहाँ से खड़े हुए हम देख रहे हैं हो सकता है हम सही हो, तो अगर थॉट प्रोसेस चाहिए। आज देखें हम उस पोजीशन पे आ गए हैं कि जहाँ एक गरीब आदमी इस बात को समझेगा कि साहब मेरा हकूक जो है इन जागीरदारों ने, सरमायादारों ने गजब किया, उस नहज पे पहुंचा दिया। मगर भाई जरदारी में तो जागीरदार था, उसका अलायंस क्यों किया हुआ था फिर इनके? सर एक सेकंड में बताता ना, हम उस नहज पे खरामा खरामा पहुंच रहे हैं, और इंशाल्लाह वो दिन आएगा जिस दिन ये गरीब सारे समझने लगेंगे ना, तो ये सब के सब अल्ताफ हुसैन की तूती बोल रहे होंगे, मेरी बात याद रखिएगा। नहीं मगर बात कॉल ऑफ फेल में, अब चूंकि आप बार बार नाम ले रहे हैं, एक सवाल पे पूछने पे फिर हम एंड करते हैं। कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं है आरिफ भाई कि एक तरफ आप जागीरदारों के खिलाफ बात करते हैं, फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम के नाम पे आप उसी जागीरदार के साथ दोस्ती कर लेते हैं। सर तो कायद आजम ने क्यों की थी? सर कायद आजम को छोड़ देना, अल्ताफ हुसैन तो ज्यादा बड़े लीडर है ना बकौल कुछ लोगों के। कायद आजम का अल्ताफ क्या बात कर रहे हैं भाई, आखिर कायद आजम को बकौल कुछ लोग वो ज्यादा बड़े लीडर है, ऐसा उन्होंने निकालो वो भी डॉक्यूमेंट में पूरा क्या हुआ था कायद आजम का, वो मुस्लिम हर चीज डॉक्यूमेंट में नहीं ना। देखें जब 2 करोड़ या 5 करोड़ महाजिरों की जिंदगियों की बात हो तो फैसले थोड़े से सोच समझ के करने चाहिए। खैर मैं उस टॉपिक पे मजीद फिलहाल, मुझे पता है कि आपका दिल चाह रहा है कि हम उस टॉपिक को डिस्कस करें, मगर जाहिर बात यह कि आप नहीं समझते तो कोई हर्ज नहीं, मगर एक वक्त आएगा। मैं समझता हूँ और मैं वो बात नहीं समझ सकता जो फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ है। सॉरी टू से, सिंधु देश का नारा देखें मैंने नहीं लगाया, सिंधु देश का नारा मैंने नहीं लगाया, हिंदुस्तान के चैनल्स पे जाके पाकिस्तान की हरजसराई मैंने नहीं करी। पहले अगर हमें शक था तो उसको यकीन में खुद सॉरी अल्ताफ हुसैन ने खुद कन्वर्ट किया है, मेरा कसूर नहीं है, उनका अपना कसूर है। तो बहरहाल इस पे हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान हमारा मादरे, जैसे आपने खुद कहा, कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों की हैं। ये जो है पीपुल्स पार्टी ने भी लगाया, लीग ने भी लगाए, पख्तूनख्वा ने भी लगाए, सब ने लगाए, मगर सबसे बैठ के आपने बात की ना सर। अल्ताफ हुसैन से क्यों नहीं बात? 2 दफा आपके साथ भी तो हो चुकी है ना सर। मेरा कहना मकसद है कि
सर आप मुझे बात बताए ना, 2 दफा अल्ताफ हुसैन के साथ भी तो बात हो चुकी है ना। तो उसकी बात को सुनो तो सही। सर 2 दफा सॉरी, अल्ताफ हुसैन ये नहीं है कि मेरे साथ बात नहीं हुई है। मुशर्रफ की गवर्नमेंट में जितना फ्री हैंड अल्ताफ हुसैन को मिला है, कि इतना बुरा हाल था कि कोर कमांडर कराची, मगर अगर पानी नहीं आ रहा होता ना, वो डीजी रेंजर्स को फोन करके गालियां भी दे देते थे। मैं खैर उस टॉपिक बचना चाह रहा था इस चीज से। तो मुझे एक बात बताया ना कि बात तो उनसे भी करी थी, मौका तो उन्होंने खुद जाया किया है, तो उसमें कसूर किसका है? सर गलतियां तो सबसे हो सकती है ना, मुझसे भी हो सकती है। गलती की कॉस्ट है। सॉरी आरिफ भाई, बाकी पार्टियों ने गलतियां करी है ना, तो उनकी कौमों ने 25,000 जाने नहीं दी है, मेरी कौम ने 25,000 जाने दी है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो गलती की बात कर रहा हूँ वो जुबान के हवाले से कर रहा हूँ कि अगर गलत जुबान इस्तेमाल की तो वो गलत है। नहीं सर, उसके बाद भी की ना, 22 अगस्त के बाद भी गलत जुबान इस्तेमाल की ना, 23 को भी करी, 26 को भी करी, दिसंबर में भी करी, उसके बाद भी करी। मैं उस बात मुझे एक बात बता दें, ये सिंधु देश का नारा, ये अच्छा नहीं, ये बता दें, एक क्लियर कर देते हैं, ये जो सिंधु देश का नारा लगाया है अल्ताफ हुसैन ने, ये गलती से लगा दिया है या उनके जहन में चल रहा है? सर ये तो उन्हीं से पूछे आप। फिर आप 5 साल बाद बोल रहे होंगे गलती कर दी थी। सर देखिए, गलती मैंने उनके स्टेप्स स्टेप में नहीं कहा मैंने, ये बात नहीं हुई। जो मैं अल्ताफ भाई के स्टेप्स जो उठाते हैं ना, मैं उस पर नहीं डिनाई करता। मैं ये कहता हूँ जो लैंग्वेज गलत इस्तेमाल करते हैं ना, वो गलती है, वो चाहे मैं करूँ या आप, वो गलत है। अगर हम अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और हमारी कौम को नई डायरेक्शन दे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि मुहाजिर अच्छी और साफ सुथरी मुहब्बे वतन की आदत के साथ आगे बढ़े और पाकिस्तान की खिदमत करे और अपने हकूक आपके बताए हुए रास्ते पे, जो आपने बहुत माशाल्लाह से हमें रिसर्च करके दी है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद रहेगी कि आप हमारा आगे भी साथ देते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम अपने हकूक को हासिल करें, इस मुल्क को मुस्तहकम करें। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर शहरी सिंध के सूबे बनते हैं तो ना सिर्फ के शहरी सिंध की मईशत बेहतर होती है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर होती है, और इससे पाकिस्तान का फायदा होता है। जब हमारी मईशत बेहतर होगी तो हमें किसी IMF, किसी गैर मुल्क के आगे हाथ नहीं फैलाना। वो काम फिर देखिए, अब सूबे की बात आपने छोड़ी, मैं ये कहता हूँ सूबा एक नहीं बनाए तो फिर 22 सूबे बनाए। और अगर ऐसा नहीं करते, नहीं सर, अगर नहीं करेंगे नुकसान होगा। अगर 1-2 बनाए ना, नुकसान होगा। कम से कम 20-22 सूबे बनाए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाईजान ये जो एग्जिस्टिंग सूबे हैं ना, ये पब्लिक की डिमांड पे नहीं बने, इन सबको डिसॉल्व करो, 1 यूनिट बना दो, क्योंकि ये इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बने, पब्लिक की डिमांड पे नहीं बने। उठा करके आपने पार्लियामेंट के ऊपर रख करके फैसला कर दिया। अग्री। हाँ, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की है। इसके ऊपर भी जिस दिन कहानी नहीं चलेगी ना, तो फिर एक बार और अपना यक्के का कार्ड फेंकूंगा। अभी मेरे पास है कार्ड बहुत। नहीं, आप अपने कार्ड को संभाल के रखें सर, सारे कार्ड हमें दुश्मनों को नहीं दिखाने। कोई रास्ता ही नहीं होगा इनके पास। There is no other way. इंशाल्लाह बेहतर होगा। मुहाजिर यूथ के लिए क्या पैगाम है? फिर वही बोलूंगा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मगर गूगल से नहीं, खुदा के वास्ते, नॉट थ्रू गूगल। किताबें पढ़ो, किताबों से आइडिया लो। कोई 3 किताबें बता दे आरिफ भाई जो मुहाजिर कौम को फौरन पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, अगर आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड का सिनेरियो मिल जाए बेचारों को, आपको पता है पाकिस्तान में किताबें ढूंढना आसान काम नहीं है। ऐसी कोई 3 किताबें बता दे जो मुहाजिर यूथ को फौरन पढ़नी चाहिए। देखिए, अगर इंटरनेशनल गेम को समझना आपने, तो किताब उसका नाम है पिजन ऑफ यूरोप। पिजन ऑफ यूरोप मुश्किल से मिलती है। ठीक है, नहीं मैंने कहा ना आसान बताए अरे भाई, जो बेचारे मिल जाए। ऐसा नहीं मिलती, अब अमेज़न पे जाएंगे मिल जाती है। तो पिजन ऑफ यूरोप को पढ़ें। देखिए, पिजन का मतलब होता है या कबूतर है, और उसके खाने, पिजन ऑफ यूरोप मतलब कबूतर खाना ना। तो ये जो यूरोपियन यूनियन बनी या लीग ऑफ नेशन बनी, वो इसी की आइडियोलॉजी पे चली है। ये जो पुल बना ना, इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बातें समझ में आएंगी कि इंटरनेशनल सिनेरियो डिजाइन कैसे हुआ। ये यूरोपियन यूनियन और ये यूरो करेंसी और ये सब जो हुआ ना, ये सब 1907 में लिखा हुआ। ठीक है, 1907 में सब लिखा है कि हम ये करेंगे, यूरोपियन यूनियन बनाएंगे,
यूरो करेंसी बनाएंगे, सब आगे, मतलब वो 100 साल की कहानी लिखी है उसमें। सही। तो आपको पढ़ने वाला बनना पड़ेगा कि मतलब उसको कोरिलेट कैसे करते हो आप। अच्छा, इसी तरीके से जब आप बात करते हो कि हमारी उर्दू की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए महाजर कौम को? सर, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो पहले 1935 प्रोविंशियल एक्ट ऑफ इंडिया पढ़े। आप छोड़े सर, ऐसा करें आप 19 बच्चे जो हैं वो लिख लें 1916 का लखनऊ पैक्ट, मेक इट अ फर्स्ट डॉक्यूमेंट। 1916 लखनऊ पैक्ट, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी ना मानिश भाई, वो ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ जो माइनॉरिटी की आप बात करते हैं ना, तो कायदे आज़म ने इसमें वो शिक डाली थी कि अगर 3/4 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी, किसी कैबिनेट की या असेंबली की, अगर वो सपोर्ट नहीं करेगी तो मेजॉरिटी जो है वो आइनसाजी नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि माइनॉरिटी जब तक 3/4 उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो मेजॉरिटी कोई बिल पास नहीं कर सकती। और महाजिरों को फिर वो इसी तरीके से वो वोटिंग के राइट्स वगैरह के हवाले से, मगर उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए कि वो चीजें जो डिस्कस हुई थी क्यों हुई थी, फिर उसके ऊपर ये जो तय हुआ था कि साहब जहाँ हिंदू मेजोरिटी में होंगे वहाँ मुसलमानों को सीटें दी जाएंगी, जहाँ मुसलमान मेजोरिटी में होंगे वहाँ हिंदुओं को एक प्रपोर्शनेट दी जाएगी। तो उसके ऊपर ये जो आज बंगाल या पंजाब सीना ठोक के कहता है ना कि हमने मुल्क बनाया, तो मुखालफत करने वाले तो यही थे, अदरवाइज तो हम हिंदुओं के साथ रह करके बेहतरीन काम कर जाते। इतनी तो महाजर यूथ के लिए आप लखनऊ पैक्ट 1916 पढ़ लें, 1935 का प्रोविंशियल एक्ट पढ़ लें और कायदे-ए-आज़म के 14 नकात 1929 के पढ़ लें, और अगर आपको मिल जाए तो पिजन ऑफ यूरोप जरूर पढ़ें। आरिफ भाई की रिकमेंडेशन। आरिफ भाई, थैंक यू सो मच आपके टाइम का, टाइम निकाला, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी नॉलेज कौम तक पहुंचाते रहें। मैं और आप हो सकता है कुछ सियासी वजूहात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें, मगर आपको उसका बुरा नहीं मानना, सही है ना? मुझे खुशी होती है जब मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझसे कोई डिफरेंस रखता है। जिस दिन कोई डिफरेंस नहीं होगा ना, तो उस दिन मैं समझूंगा कि मेरी नॉलेज में कहीं ना कहीं खला है। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं हम किसी की हरदस राई कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा राइट है, ये मेरा राइट है और मेरा हक है कि मैं सवाल पूछ सकता हूँ, ठीक है ना? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से मुझे सोचने का रास्ता मिलता है कि भाई एक साथी ये भी तो आवाज उठा रहा है ना, तो इसके थॉट प्रोसेस में क्या है, क्यों ये बात उठाई। आपका सवाल नहीं होता, मेरा जवाब नहीं। मेरे जहन में क्वेश्चन ये जाता है कि दानिश भाई के या किसी भाई के मन में सवाल आया तो वो क्या चीज थी जो क्वेश्चन पॉप आउट हो। मैं पहले आपके ब्रेन को रीड करता हूँ, उसके बाद बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। और आखिरी जुमला उन लोगों के लिए कि इंशाल्लाह, जैसे मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ना घबराएं। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह दिन ब दिन हम अपनी मंजिल के करीब आएंगे, और किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अरे भाई एक दफा कहते हैं सुबह तो बनेगा इंशाल्लाह, सूबे बनेंगे, सूबे बनेंगे, मगर मुझे सुबह बने वाली। मैं आपको बता, अगर मेरी स्टडी सही है दानिश भाई, अगर मेरी स्टडी सही है जी, और मैं प्रोपोर्शनेट को सही रीड करता हूँ, आप बेफिक्र हो तो से तो ऊपर होंगे। अदाब सर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। जे महाजिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अगर ये रोकना भी चाहेंगे ना, इतने नहीं बने तो नहीं रोक सकेंगे सर। सर कुछ बातें आगे के लिए भी रख लें सर, कुछ बातें आगे के लिए भी रख, प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, अदाब सर, अदाब। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ। नहीं सर, आपको भी मेरी तरफ से, किसी को भी मेरी कोई बात बुरी लगी है, मेरी तरफ से माफी। मैं गलत बात का पॉइंट आउट करूंगा, अच्छा लगेगा। एक चीज रह गई, ये जो है ना, अपनी कंटिन्यूटी में आप इसको प्रोग्राम नंबर 2 लिखिएगा ताकि लोगों को ये अभी हम लाइव में अलग से बात कर लेंगे, अरे भाई अलग से कर लेंगे बात, ठीक है? चलो जी भाई, थैंक यू सो मच। जे वाजिर, अल्लाह हाफिज। जे वाजिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।